हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं? आई होप दैट यू आर ऑल वेल इन दिस कोरोना एटमॉस्फेयर। आज हम रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, कंसोलिडेशन रिकॉर्ड्स, सर्वे रिकॉर्ड्स के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की क्या रेलेवेंसी है सिविल कोड के लिए विवाद तय करने में, और इनकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, इनकी एडमिसिबिलिटी कैसे साक्ष्य में आप करेंगे, और इन रिकॉर्ड्स को कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे, कैसे हम समझेंगे कि इन रिकॉर्ड्स में दी गई एंट्रीज आपके मैटर इन डिस्प्यूट को हल करने में कितना मदद करेंगी। ये सारी चीजें आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। जैसा कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नरेंद्र सिंह वर्सेस सरदार स्वर्ण सिंह के मामले में स्पष्ट रूप से कहा है कि सिविल कोर्ट इज कॉम्पिटेंट ओनली टू ग्रांट रिलीफ फॉर इंजंक्शन merely on the basis of entry of the revenue record without going beyond the entry of the revenue। तो इससे आपको एक चीज समझनी चाहिए कि राजस्व मामलों में आपका बहुत ही सीमित क्षेत्राधिकार है। इंजंक्शन जहां पर एंट्रीज के आधार पर आप इंजंक्शन देने के लिए आप प्रथम दृष्टया केस पाते हैं, वहां उन एंट्रीज के आधार पर आप इंजंक्शन का अनुरोध दे सकते हैं। लेकिन जहां एंट्रीज डिस्प्यूटेड हैं, जहां एंट्रीज के बारे में कोई निष्कर्ष देना है, वहां आपका क्षेत्राधिकार सीमित है। आप एंट्री के बियॉन्ड जाकर के कोई आदेश नहीं कर सकते। Whereas when the order has been passed under section 41 of the Land Revenue Act, then it means that the property in dispute is not identifiable, and then it requires that the property must be properly demarcated by the competent court and not by the civil court। तो उसी स्वर्ण सिंह के मामले में ही माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि जहां डिमार्केशन का इश्यू है, प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइबल नहीं है, वहां पर सिविल कोर्ट को राइट नहीं है, क्षेत्राधिकार नहीं है ऐसे मामलों को देखने का, उसे रेवेन्यू कोर्ट ही कर सकती है। इन रेवेन्यू एंट्रीज की प्रिजम्पटिव वैल्यू है। यूपी रेवेन्यू एक्ट की धारा 40 में स्पष्ट रूप से कहा है कि ऑल एंट्रीज इन द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स खत्म prepared in accordance with the provisions of this code shall be presumed to be true until the contrary is proved। तो आप देखते हैं कि नया जो राजस्व संहिता लागू हुई है, यूपी रेवेन्यू कोड 2006 की धारा 40 में स्पष्ट रूप से कहा है कि उनके सत्यता के बारे में आप प्रिजम्पशन कर सकते हैं until contrary is proved। कंट्रेरी प्रूफ उसे करना है जो
ये कह रहा है कि वो एंट्री ठीक नहीं है या गलत है। अब हम इन राजस्व देयकों के एंट्रीज को एक एक करके देखने से पहले कुछ राजस्व के टर्म्स जो है, लैंड रेवेन्यू के टर्म्स हैं, उनको भी एक दो इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी समझ लें। लैंड टेन्योर, मोड ऑफ राइट इन लैंड होल्डिंग, उसे लैंड टेन्योर कहा जाता है कि whoever is holding the land, what is the mode of holding, that is called land tenure. Land registration, the recording of rights in land is called land registration. Leasehold, land or other property held on lease, that is called leasehold. रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, सबसे इंपॉर्टेंट राजस्व लेख रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, जिसे खतौनी भी कहा जाता है, वह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है। इन्हीं रिकॉर्ड के एंट्रीज के आधार पर आप कोई आदेश पारित करते हैं। इन अभिलेखों में नेचर, एरिया, एनुअल लैंड रेवेन्यू and name of the tenure holder, all things are mentioned there in detail. फील्ड बुक, जो दूसरा महत्वपूर्ण अभिलेख है वह है फील्ड बुक या खसरा। खसरा जो है नक्शा का इंडेक्स होता है, जो भी प्लॉट्स हैं उनके डिटेल्स फील्ड बुक में मेंशन रहते हैं। फील्ड बुक खसरा ए रिकॉर्ड ऑफ मेजरमेंट नोटेड बाय सर्वेयर इन सर्वे एंड सेटलमेंट ऑपरेशन। वो भी जो है मौके पर जा करके जब किसी एरिया का चकबंदी होती है, सेटलमेंट ऑपरेशन चलता है, तो मौके पर जा करके देखता है और नोट करता है कि उस प्लॉट पर क्या क्या चीजें हैं और किस रूप में किसका कब्जा है, सारी डिटेल्स उस खसरा में नोट किया जाता है। वो चकबंदी खसरा कहलाता है। इसके अलावा राजस्व खसरे भी आपके एनुअल तैयार किए जाते हैं। उसमें आगे हम देखेंगे क्या क्या डिटेल्स हैं। व्हाट इज होल्डिंग, चक क्या है? A parcels of land held by landholder, जो भी भूमि का टुकड़ा लैंड होल्डर के पास है उसे चक कहा जाता है। और जब कई चकों को मिला करके एक जगह कोई चक दे दिया जाता है, इस प्रक्रिया को कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स कहा जाता है, चकबंदी कहा जाता है। ये मुख्य रिकॉर्ड्स हैं। खतौनी खसरा, खसरा ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, खसरा डी बस्किट, सजरा जो है मैप है, और पट्टा ये लीज डॉक्यूमेंट है। इनको अलग अलग हम समझेंगे। व्हाट इज खसरा फील्ड बुक? A written record of the particulars of rough map of a village in which different plots of land are numbered and their numbers, which are known as khasra, are entered in the book, along with the area, crops, list of fields really numbered according to the map showing occupants, area and class, plot by plot. तो एक एक प्लॉट का अलग अलग उसका डिटेल उसमें खसरा में फील्ड बुक में मेंशन किया जाता है, और उसमें क्या क्या क्रॉप्स हैं, ये सारी चीजें, सिंचाई का साधन क्या है,
ये सब मेंशन होता है, डिटेल खसरा हम देखेंगे। सेक्शन 31 सब क्लास 1 यूपी रेवेन्यू कोड के धारा 30(1) में खसरा के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा है कि खसरा कंटेन्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द फील्ड्स व्हिच आर शोन इन द मैप। इट इज प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड ईयर वाइज। तो एक चीज स्पष्ट हो गया कि एग्रीकल्चरल लैंड का जो खसरा है वो ईयर टू ईयर मेंटेन होता है। ये बात खसरा इज कंसीडर्ड एज इंडेक्स ऑफ मैप राम हरक वर्सेस डीडीसी के मामले में 1981 आर्टिकल 302 में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ये सजरा मैप जो है उसका इंडेक्स होता है खसरा। ऑफिसर्स आपके सामने जो न्यायालय में खसरे दाखिल हो सकते हैं उनका एक एक करके हम देखेंगे कि उन खसरे में क्या क्या मुख्य इंद्राज हैं और उनकी क्या रेलेवेंसी है। ये जो सामने आपके खसरा दिख रहा है ये एग्रीकल्चरल लैंड का खसरा है और अद्यतन खसरा प्रारूप पर है। ये RC 4 रूल 25 रेवेन्यू रूल्स 2016 के तहत जो है ये प्रारूप तैयार किया गया है, जिसमें कुल 21 कॉलम हैं। मुख्य कॉलम जो हैं उसकी जिस प्लॉट का ये खसरा है उसका प्लॉट नंबर या खसरा नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 88 और उसका क्षेत्रफल 0.109 हेक्टेयर। खतौनी की खाता संख्या जो है 25 है और खातेदार का नाम तारकेश्वर नाथ। वर्ग का एक जो है संक्रमणीय अधिकारों वाला भूमिधर है। तो जब भी वर्ग का एक है तो ये आप समझेंगे कि वो संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर है। वर्ग भाग 2 वर्गीकरण कोई नहीं है, इसमें सिंचाई का साधन नहीं है और इसमें 4 तरह की फसलों के संबंध में लिखा गया है। फसल खरीफ, फसल रबी, फसल जायद, 2 फसली। खरीफ जो है में 3 कॉलम है, फसल का नाम, सिंचित, असिंचित। उसी तरह से रबी में फसल का नाम, सिंचित, असिंचित। जायद में भी 3 कॉलम, 2 फसली में सिंचित और असिंचित, दो फसली। चूंकि 2 तरह की फसल है इसलिए फसल का नाम का कॉलम यहाँ अलग से नहीं है। बिना कोई फसल भूमि का ब्यौरा और प्रत्येक खाते में बढ़े हुए पेड़ों की संख्या व प्रकार और विवरण। अब आप देखें इसमें जो कॉलम भरे गए हैं केवल रबी की फसल का दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये उस ईयर में केवल जो है रबी की फसल हुई है और 0.109 हेक्टेयर भूमि जो है सिंचित भूमि में उस फसल को किया गया है। जायद की कोई फसल नहीं है। खरीफ की कोई फसल नहीं मेंशन है। फसलों का जो ये नाम है इसको भी थोड़ा सा आप जान लें। खरीफ की फसल जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में आप ऐसे समझ लें कि दिसंबर से पहले अक्टूबर तक लगभग वो तैयार हो जाती है, जिसमें धान, बाजरा और
उससे संबंधित जो भी फसलें हैं, जो खरीफ की फसलें हैं। उसके बाद रबी की फसल शुरू होती है जो 5 अप्रैल तक कट जाती है, जिसमें कि गेहूं, चना इत्यादि है। कभी कभी बीज का जो अप्रैल, मई और जब तक धान नहीं लगता है, इस 2-3 महीने में एक्स्ट्रा फसल, जायद का मतलब होता है ज्यादा फसल ले ली जाती है, जिसमें कि तमाम तरह की सब्जियों को पैदा कर लिया जाता है, या मक्के की एक फसल निकल जाती है 2-3 महीने में, वो जायद की फसल हो जाती है अप्रैल, मई, जून के महीने में। उसके बाद पुनः खरीफ के फसल की शुरुआत हो जाती है। 2 फसली क्षेत्रफल वो होता है जिसमें एक साथ कभी कभी 2 फसल उसमें लोग ले लेते हैं। गेहूं के साथ प्याज लगा, धान के साथ, गन्ने के साथ प्याज लगा दिए, प्याज काट लिए, गन्ना बढ़ गया, गन्ने की तैयारी हो गई। या गन्ने के साथ मटर लगा दिए, मटर तैयार होकर पहले कट गया, गन्ना बाद में तैयार हो गया। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन में कोई ऐसी फसल ले लेते हैं कि मुख्य फसल को होने में टाइम लगता है, उसके पहले ही उसी क्षेत्र में एक बीज की कम समय वाली फसल निकल जाती है। बिना फसल, कोई फसल के भूमि का ब्यौरा, वहां 0 लिखा गया है। इसका मतलब उस भूमि का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिस पर कोई फसल ना हुई हो। पूरा का पूरा 0.109 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर फसल है। बाकी कोई पेड़ है नहीं उस पर, इसलिए उसका कोई जिक्र नहीं है। तो आपको जब देखना होगा, सपोज प्लॉट नंबर 88 पर इंजंक्शन के लिए कोई पार्टी आपके कोर्ट में आती है, तो सबसे पहले खतौनी राज उसका देखेंगे, 6 साला खतौनी में उसका नाम क्या है, कोई चेंज है या नहीं है। अभी खतौनी का भी प्रारूप दिखाएंगे हम आपको, लेकिन खसरे में जब आएंगे तो सबसे पहले इसको जरूर हम चेक करेंगे कि ये खसरा आवेदन है या नहीं है। जैसे ये खसरा दिख रहा है 1425 फसली का है, 1425 फसली करंट फसली है या पहले की फसली है, ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। करंट कौन सी फसली चल रही है, इसको कैसे हम जानेंगे, कैसे आप समझ पाएंगे कि ये खसरा जो है अद्यतन है कि पुराना है, इसको हम आगे फसली वर्ष के चर्चा में बताएंगे। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि इसका जब भी कोई खसरा आवे तो फसली वर्ष उसका जरूर चेक कर लीजिए और ये देख लीजिए कि ये खसरा जो है पुराना नहीं है, बल्कि लेटेस्ट खसरा है। आगे एक आकार पत्र 41 खसरा मुताबिकत जिसको कहा जाता है, क्योंकि अभी खसरा ही चल रहा है तो खसरे भांति भांति प्रकार के आपको देखने को मिल सकते हैं, दाखिल हो सकते हैं। ये आकार पत्र 41 दौरान सेटलमेंट ऑपरेशन, चकबंदी के दौरान, कंसोलिडेशन के दौरान ये तैयार किए जाते हैं। कंसोलिडेशन में फॉर्म 41 जो होता है वो तैयार होता है। इसके 8 कॉलम में नई डाटा संख्या, पुरानी संख्या, नई खतौनी की खाता संख्या, ये महत्वपूर्ण चीज है। और बंदोबस्त की भूमि जो है, पिछले बंदोबस्त की भूमि क्या है, ये जो है दिया हुआ है। इसमें आप देखिए, इसको थोड़ा आपके सामने अगर ये इस तरह का अभिलेख दाखिल होता है जहां पार्टीज
का कोई ऐसा डिस्प्यूट हो जिसमें ये दिखाना चाहते हो कि इसकी जो पुरानी डाटा संख्या है ये फला फला है और उसकी लोकेशन ये है, नई डाटा संख्या इस लोकेशन से ली गई डाटा संख्या से तैयार हुई है। इस चीज को रिलेट करने के लिए आपके सामने किसी डिस्प्यूट में ये फॉर्म 41 का आपके सामने प्रतिलिपि दाखिल हो सकती है। इसमें बस ये आपको मुख्य समझना है कि ये 4 कॉलम ही इसके मुख्य हैं जिसको आपको जानना है। पहला नई संख्या, इसमें नई संख्या जो है 91 प्लॉट नंबर दी गई है और उसका क्षेत्रफल है उस समय के जो यूनिट थी डिसमिल, वो डिसमिल में है 0.15 डिसमिल जो है दिया हुआ है और एकड़ डिसमिल में ये होता है। तो 0.15 एकड़ या 15 डिसमिल समझिए। और ये जो 91 नंबर है ये 53 और 68 से मिलकर बना है। 53 और 68, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज ये प्लॉट्स हैं, जब प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम तैयार की जाती है तो पुराने मैप को ले लिया जाता है और उस पर जो है सपोज एक व्यक्ति का ये चेक है 10 नंबर, ये 13 नंबर, यह किसी और का है 14 नंबर, ये 12 नंबर। अब ये पुराने नंबर्स हैं। प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम जब तैयार की जाती है तो इन्हीं नंबर्स में चेक जो है सपोज जिसका ये 10 है उसका कोई अन्य 5 या 6 नंबर है या 20 या 30 नंबर है, उसके रकबा को भी लेकर के और इन नंबरों से कार्व आउट कर लिया गया और उसको एक चेक जो है यहाँ बना दिया गया। उसके पास सपोज 10 नंबर था, 20 नंबर पर भी उसका नाम था, 21 नंबर पर नाम था। क्योंकि वो बाकी दो नंबर सभी अलग अलग थे, तो जो पर्पज है कंसोलिडेशन का कि उसको फ्रूटफुल बनाया जाए, सारे चेक को एक जगह कर दिया जाए जिससे कि उसको सिंचाई करने में, उसकी निगरानी करने में, फसलों को लगाने में, हर चीज में उसको सुविधा हो। तो उन सबके रकबा को मिला करके एक जगह जब चेक दिया जाएगा तो वहाँ हो सकता है ये 13, 14, 12 किसी और के हों और उनमें से कार्व आउट किया गया। सपोज उसका एक 10 नंबर था, एक 20 नंबर था, वह इतने का था, एक 25 नंबर था और ये सब जो है मिला करके 0.40 एकड़ में सपोज जो है, तो अब उसको 0.40 एकड़ यहाँ लेना है। तो अगर उसका ये सपोज 10 है तो 10 पूरा ले लिया और 10 केवल 5 डिसमिल का है 2.05, बाकी 15 और 20 और इसको लेना होगा। यहाँ से सपोज 15 ले लिया और 10 यहाँ से ले लिया और 10 यहाँ से ले लिया, तो ये उसको एक चेक मिल गया और इसका नंबर नया नंबर हो गया सपोज 91। ये नया नंबर का एक चेक मिल गया और बाकी उसके सारे चेक एक जगह कर दिए गए।
और इन लोगों के चक से वो लेकर के एक चक बन गया। इन लोगों को भी उसी तरह से करस्पॉन्डिंग जिसका जहां होगा उसी हिसाब से प्रोविजनल कंसोलिडेशन स्कीम में अलग अलग चक अलॉट हो जाते हैं और जितने भी बिखरे हुए चक होते हैं उनको एक जगह कर दिया जाता है। तो जो फॉर्म 41 है वो यही बताता है कि उसमें ये 91 था तो इसमें क्या क्या लिया गया, जैसे सपोज 0.15 एकड़ या 15 डिसमिल का ये चक बना तो इसमें किन किन पुराने चकों को मिला करके बना, तो उसमें दिखा रहा है कि 53 सम्मिलित और 68 सम्मिलित। कितना सम्मिलित किया गया? 1 डिसमिल इससे लिया गया 0.01 एकड़ और 0.14 एकड़ 14 डिसमिल इससे लिया गया और इन दोनों को मिला करके 15 होता है और इन दोनों नंबर से 15 डिसमिल कार्व आउट करके नया नंबर नई संख्या 91 बन गई। तो ये चीज आप समझ सकते हैं कि जहां पुरानी संख्या 53 और 68 थी जो किसी और की हो सकती है, उस 53 और 68 का कुछ हिस्सा दोनों में से लेकर के एक नया नंबर कार्व आउट हो गया, वो जो है नई संख्या हो गई। क्षेत्रफल पर कोई फर्क नहीं पड़ा, 15 डिसमिल को मिला। इसको खसरा मुताबिकत कहा जाता है। ये चकबंदी के दौरान फॉर्म 41 पर बनता है। उसी तरह से खसरा मुताबिकत यूपी लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल में भी रूल 16 और 30 के अनुसार सेम प्रारूप है। न्यू नंबर एरिया, ओल्ड नंबर एरिया, न्यू खाता खतौनी संख्या, सोर्स ऑफ इरिगेशन और रिमार्क्स। 148 का सर्वे फॉर्म 9 रूल 20 सर्वे खसरा। ये सर्वे खसरा है, प्लॉट नंबर, एरिया, खतौनी खाता संख्या, नेम ऑफ टेन्योर होल्डर विथ एड्रेस, नेम ऑफ असामी, सॉइल क्लास रिकॉर्डेड इन current settlement, details of source of irrigation, area found on the spot of the result of measurement survey। ये क्या होता है कि जो जमीन का सेटलमेंट कार्रवाई शुरू होने जा रही है, जिसके बारे में आगे कोई सेटलमेंट किया जाना है, तो उसका खसरा तैयार किया जाता है और वह जो है कि लिखा जाता है कि उसका नंबर क्या है, प्लॉट का एरिया क्या है, किस खाते की भूमि है और कौन टेन्योर होल्डर है, यदि कोई असामी है, उस भूमि का क्लास क्या है, कालाक्षर में लिखा जाता है किस क्लास की भूमि है, डिटेल्स ऑफ सोर्स ऑफ इरिगेशन और एरिया फाउंड ऑन स्पॉट ऑफ रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट सर्वे। सोर्स ऑफ इरिगेशन, एरिया, इरिगेशन इन ईयर ऑफ रिकॉर्ड। तो सोर्स ऑफ इरिगेशन उसका क्या है, एक्चुअल ऑन स्पॉट कितना एरिया मिला वो इन 8 और 9 कॉलम में उसका मेंशन किया जाता है। तो ये लैंड रिकॉर्ड मैनुअल्स के अंतर्गत ये सर्वे खसरा तैयार होता है। तो खसरा मुताबिकत जैसा कि आपको बताया गया कि नई संख्या किन किन पुरानी डाटा संख्या से मिलकर के बनी है वो उसमें बताया जाता है। उसी तरह से फर्क मुताबिकत होता है। ये रूल 16 और रूल 30 यूपी लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल में इसका मेंशन है। इसमें न्यू नंबर, एरिया, ओल्ड नंबर, एरिया और रिमार्क्स। फर्क मुताबिकत और खसरा मुताबिकत में अंतर क्या है? खसरा मुताबिकत में जो नया प्लॉट है जो बना है वो किन किन प्लॉट से मिलकर बना है वो खसरा मुताबिकत है, जो पुराने प्लॉट और नए प्लॉट। इसमें भी नए पुराने हैं लेकिन
नया जो उसको नंबर मिला और जो उसका पुराना नंबर था वो यहाँ पर रहेगा, न कि कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर। जैसा कि आपको बताया गया कि उसमें नया नंबर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ नंबर फला फला 2 3 नंबर जो भी नंबर्स हैं उनके द्वारा कहेंगे। यहाँ पर ओल्ड नंबर में कॉन्स्टिट्यूशन नंबर नहीं है, बल्कि उसी टेन्योर होल्डर का जिसको ये नया नंबर मिला है वह उसको पुराना नंबर उसका क्या था। सपोज एक आदमी नंबर 19 का काश्तकार है, 19 जो है उसकी 20 एकड़ की प्लॉट है। अब वो पुराने नंबर की जगह उसको कोई नंबर 50 मिल गया या नंबर 3 मिल गया, तो अब ये जरूरी नहीं है कि उतना ही जो है एरिया नंबर 3 का भी हो जितना उसका नंबर जो पहले नंबर था 20 नंबर का मालिक था। सपोज ओल्ड नंबर 20 नंबर है और वो 1 एकड़ की नंबर थी, या जब नया नंबर उसका मिला 1 एकड़ की जगह पर, तो ये या तो 1 एकड़ से ज्यादा हो गया या 1 एकड़ ही मिला या 1 एकड़ से कम मिला। ये कैसे होगा? तो उस भूमि का जो मालियत है, जब भी सेटलमेंट किया जाता है, कंसोलिडेशन किया जाता है, और तो पुरानी नंबर की मालियत, जो भी पुरानी नंबरान होती है उनकी मालियत तय होती है आना में, 12 आना, 16 आना, 10 आना, जैसी उसका फर्टिलिटी है उस भूमि की, जैसा उपजाऊपन है और जैसी गांव से उसकी लोकेशन है जितनी दूरी पर, उस हिसाब से उसका मूल्यांकन तय होता है। तो सपोज इसकी पुरानी 20 नंबर अगर गांव के पास की भूमि है, गोहर भूमि है, तो उसका मूल्यांकन 16 आना होगा। जब वो गांव से दूर पाएगा तो गांव के दूर की भूमि का मूल्यांकन कम होगा, 10 आना होगा, 12 आना होगा। तो अब उसको 1 एकड़ की जगह हो सकता है कि 1.25 एकड़ जमीन मिल जाए। मूल्यांकन घटी हुई भूमि पाने के कारण वह नई जो भूमि मिलेगी उसको 1 एकड़ की जगह 1.25 एकड़ हो सकती है। या अगर ये पुरानी नंबर गांव से दूर की भूमि है या उतनी फर्टाइल भूमि नहीं है, तो इसका मूल्यांकन 10 आने हैं या 12 आने हैं। अब वो नई डाटा पर आया तो गांव के पास आ गया, अब उसका 16 आने मूल्यांकन है, वेरी फर्टाइल लैंड है। तो अब 1 एकड़ की जगह हो सकता है कि 1.25 एकड़ ही उसको मिले, पूरा ना मिले। तो इस तरह से जो है ये खसरा मुताबिकत और फर्क मुताबिकत तैयार किए जाते हैं। सर्वे खसरा ये तो हो गया, फर्क मुताबिकत अभी आपको बता दिया मैंने। तो इस तरह से आप इन 2 रिकॉर्ड्स को, अगर इस तरह के कोई रिकॉर्ड आपके सामने दाखिल होते हैं, खसरा मुताबिकत या फर्क मुताबिकत, तो खसरा मुताबिकत में जो नई नंबर है पुरानी किस किस नंबर से बनी है ये समझिए कि पुरानी नंबर वहां पर कोई और थी, वहां पर नई नंबर बन गई। फर्क मुताबिकत में क्या होगा कि उसका पुराना नंबर जो लैंड होल्डर है उसको पुराने नंबर की जगह कौन सा नया नंबर मिला वो दिखाता है इसमें।